बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारे पास टॉपिक है, आज हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग का सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है एंड्रॉयड ओवरव्यू। आज हम देखेंगे कैसे हमने इसके ऊपर इसका जो है इंट्रोडक्शन ओवरव्यू करेंगे और ओवरऑल इसको देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ मज़ीद इसके अंदर वर्किंग कर रही हैं और कौन से टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं और कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो इसमें है हेल्प कर सकती हैं, क्या इसका आर्किटेक्चर होगा और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। सबसे पहले अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है तो इस पर रहमत का 70 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हम पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोले, आमीन। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक मोबाइल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं जी, मोबाइल प्लेटफॉर्म का ये चार्ट आपके सामने रखा गया कि ये मोबाइल प्लेटफॉर्म्स क्या चीज़ें हैं और डिफरेंट टाइप के मैंने आपसे इसे प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, iOS है, विंडोज़ फ़ोन है। इसमें यूज़ होने वाली लैंग्वेजेस को सेग्रीगेट किया कि एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, जावा को यूज़ कर रही है बेसिक, iOS जो है ऑब्जेक्टिव सी को, और विंडोज़ फ़ोन C#, C++ और विजुअल बेसिक वगैरह के ऊपर वर्किंग कर रहा है। IDE जो अवेलेबल है इसके लिए एंड्रॉयड के लिए एक्लिप्स है, इंटेलीजे और नेटबीन्स, काफ़ी इसके जो से हैं काफ़ी ज़्यादा IDE अवेलेबल हैं। इसके बाद एक्लिप्स, ब्लैकबेरी, JDE वगैरह ये ब्लैकबेरी के लिए यूज़ किए जाते थे। Xcode वगैरह जो है हमारे पास ऐप कोड वगैरह ये iOS के लिए यूज़ हो रहा है। और विंडोज़ फ़ोन के लिए विजुअल स्टूडियो, इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं ऑलरेडी। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कौन कौन हैंडल कर रहा है? ब्लैकबेरी सिर्फ अपने लिए ही वर्किंग कर रहा है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म इसका नहीं है। इसका जो एंड्रॉयड है वो बेसिकली इसके लिए कुछ ऐसी टूल्स और ऐसी लैंग्वेजेस भी अवेलेबल हैं, जो फ्रेमवर्क्स हैं जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट को अलाउ कर देते हैं, जो कि जैसे आईफोन के लिए भी है। तो विंडोज़ फ़ोन भी जो डेवलपमेंट हो रही है इसके लिए ये विंडोज़ फ़ोन की अपनी ही डेवलपमेंट है। इसके लिए जो डेवलपमेंट टूल कॉस्ट है, ये जो हमारे पास ब्लैकबेरी है और एंड्रॉयड है ये तो टोटली फ्री है। इसके अलावा जो हमारे पास एप्पल की जब हम बात करते हैं तो एप्पल के जो टूल्स हैं वो तो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल हैं। सिमुलेटर जो हैं उनकी टेस्टिंग के लिए वो भी फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन जब हम इंस्टॉल करते हैं किसी डिवाइस में तो कुछ फ़ीस रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट जो है कमर्शियल लाइसेंस इसका जो सा है वो अवेलेबल हमें जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मज़ीद चीज़ों को आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जिसने मार्केट को कैप्चर किया और जो सबसे ज़्यादा इनमें यूज़ होने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो एंड्रॉयड ही है। इसको वो फर्दर भी डिस्कशन करते हैं ताकि ये चीज़ हमारे लिए सामने आ सके कि क्यों हम एंड्रॉयड की तरफ मूव करेंगे और iOS, विंडोज़, ब्लैकबेरी की मार्केट क्यों कम है। इसमें फ़र्दर जब हम चलते हैं कि व्हाट इज़ एंड्रॉयड। एंड्रॉयड बेसिकली जो वर्किंग कर रहा है ना, इट बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल। इसके बैकएंड पे इसके इंटरनल जो वर्किंग है सारी, इसको जो एक्चुअली जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस रन होती हैं वो डायरेक्टली जाके लिनक्स कर्नल के ऊपर रन हो रही होती हैं। बैकएंड पे ये लिनक्स कर्नल यूज़ कर रहा है और नॉर्मली आपने देखा है एंड्रॉयड जो है वो टच स्क्रीन के साथ ही वर्किंग कर रहा है और तकरीबन स्मार्टफोन 80% जो यूज़ हो रहे हैं वो एंड्रॉयड ही है। और इसके साथ बहुत सी और भी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास, वॉचेस हैं, टीवी है और कार्स वगैरह के अंदर भी ये हमारे पास एंड्रॉयड सिस्टम्स अवेलेबल हैं।
आप लोगों ने नॉर्मली देखा स्मार्ट वॉच है, कार्स के अंदर भी एंड्रॉयड है, और टीवी भी आजकल जो आ रहे हैं उसके अंदर भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। और जिसके साथ एंड्रॉयड को इंस्टॉल कर देते हैं उसके साथ वो स्मार्ट टीवी कह देते हैं उसको, स्मार्ट वॉच कह देते हैं इसको। तो ये बड़ा फेमस किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें जो 2 मिलियन एंड्रॉयड ऐप्स जो हैं हमारे पास गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद हैं, और ये जो ऐप्स हैं ये डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही हैं, उनकी रेटिंग में वेरिएशन आता जा रहा है, और कुछ डिस्कार्ड होती हैं, लेकिन उससे बेहतर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो सी हैं वो मार्केट में लॉन्च हो रही हैं। फ़िल वक्त जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इसकी की जा रही है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, इनके ऐप्स के ऊपर, ये ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन ममालिक में, क्योंकि कॉस्ट बहुत कम लगती है और फ्रीलांसिंग के थ्रू ये ममालिक, चाइना भी इसमें शामिल है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें एंड्रॉयड की एप्लीकेशन की हो रही है। ये हाईली कस्टमाइजेबल डिवाइसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है जी, और ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मींस ये कि आप इसमें कोई एप्लीकेशन डेवलप करके इसको सेल आउट करेंगे तो आपको किसी किस्म के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इजाज़त है, आप कमर्शियली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। डैट इज़ वाई ये ओपन सोर्स है, और इसका सोर्स भी आप शेयर कर सकते हैं, और ये नॉर्मली किसी के ऑनरशिप पे नहीं है कि आपको प्रॉपरली इजाज़त लेके इसको और फिर ही आगे ट्रांसफ़र करने पड़े इसके राइट्स। फिर हम एक शॉर्ट हिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। एक्चुअली एंड्रॉयड को डेवलप किसने किया? जो मेन स्ट्रीम में जिसका नाम आता है वो तो एंडी रूबिन है, लेकिन इसके साथ जो इसके को वर्कर्स हैं ये भी इसके साथ वर्किंग कर रहे हैं, जो जैसे रिच माइनर है, निक सीरीज़ है, क्रिस वाइट है। तो इन्होंने बेसिकली इनका जो प्रोजेक्ट था ना, इनका प्रोजेक्ट शुरू में जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इनका प्रोजेक्ट जस्ट कुछ डिजिटल कैमरास के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप्स करना था, कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी थी कि डिजिटल कैमरास जो से हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म हो सकें, और मार्केट में हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च करें जो कि डिजिटल कैमरे के अंदर आए और वो उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ है, उसके जो फीचर्स हैं वो बेहतर हो सकें। हुआ कुछ यूँ कि 2003-2002 के अंदर ये जो मार्केट थी ना ये बहुत डाउन चली गई डिजिटल कैमरास की, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे थे, तो इनको काम करते हुए इस चीज़ का आइडिया हुआ कि मार्केट डाउन है, तो कुछ मज़ीद ऐसे फ़ीचर्स होने चाहिए जिसके थ्रू हम इसके अंदर मज़ीद वर्सटैलिटी लेके आ सकते हैं। खैर इनके ये लोग स्ट्रगल करते रहे, और आखिरकार इन्होंने जो चीज़ डेवलप की वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने डेवलप किया, जो कि एंड्रॉयड के नाम से बाद में आया। और इसके साथ साथ जब हम इसकी बात करते हैं एंड्रॉयड की, तो फ़ौरन ही नाम हमारे पास गूगल का आ जाता है, क्योंकि गूगल ने एक्वायर किया था 2005 में अगस्त में। लेकिन इसके पीछे स्टोरी ये थी कि इस चीज़ को एंड्रॉयड के बनाने में एंड्रॉयड की जो ऑनरशिप है ये एक्चुअली OHA के पास है, ओपन हैंडसेट अलायंस। ओपन हैंडसेट अलायंस भी ऑलरेडी अंडर वर्किंग कर रहा है इसके गूगल के। तो इसके साथ साथ जब आगे देखते हैं इसको, तो जो इसके स्मार्टफोन्स थे इसमें सबसे पहले जो था वो HTC ड्रीम के नाम से रिलीज़ हुआ था 2008 में 22 अक्टूबर में। तो ये जो OHA है, ये OHA बेसिकली 84 फर्म्स जो कॉम्बिनेशन है, कंसोर्शियम कहा जाता है इसको, और 84 फर्म्स हैं जो कि इसके कुछ लोगोज सेग्रीगेट करके यहाँ पे लगाए गए हैं। जैसे ऑपरेटर्स हैं जो वो कंपनीज़ अलग हैं, हैंडसेट मेकर्स वो कंपनीज़ अलग हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं वो अलग हैं। इसी तरीके से कमर्शलाइजेशन और इसी तरीके से सेमीकंडक्टर कंपनीज़ हैं। तो ये सब कंपनीज़ ने मिलकर बेसिकली इसके पास
की ओनरशिप आती है, जो कि ये मोबाइल डिवाइसेस को ऑन करता है। और इसको डील करने के लिए जो लीड है या इसको जो हेड कर रहा है बेसिकली वो गूगल है। तो ये इसीलिए इसको नॉर्मली इन शॉर्ट हम ये कह देते हैं कि जी ये गूगल के पास ही है। तो एक्चुअली जो है ये बेसिकली ओपन हैंडसेट अलायंस है। तो फर्दर चलते हैं एंड्रॉयड यूज़र्स के पास कि एंड्रॉयड यूज़र्स की जो इंट्रैक्शन है वो किस तरीके से पॉसिबल है। इसमें टच जेस्चर्स हैं, स्वाइपिंग है, टैपिंग है, पिंचिंग है, क्योंकि ये डिवाइस बटन्स वगैरह के नहीं, इसके अंदर नॉर्मली जो बटन्स हैं वो पावर के, वॉल्यूम्स के, इस तरह के बटन्स यहाँ पे हैं। कैमरा के कुछ हैं कोई जिसको आप सेट कर सकते हैं बटन, हाइब्रिड बटन्स हैं जो कि सेट्स के साथ आते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड्स वगैरह और इमोजीज वगैरह, नंबर्स वगैरह, ये सब चीज़ें इसके अंदर बिल्ट इन है। और सपोर्ट फॉर ब्लूटूथ, USB कंट्रोलर्स, इसी तरीके से मज़ीद डिवाइसेस को भी इसके साथ अटैच किया जा सकता है। इसके साथ एंड्रॉयड के अंदर बेशुमार किस्म के सेंसर्स हैं। ये लेक्चर चल रहा है तो मैं आपको इसके साथ साथ थोड़ा गाइड करता चलूँ। एंड्रॉयड में एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कीजिएगा, उसका नाम है माई डिवाइस। माई डिवाइस आप इसको इंस्टॉल करें तो आपको अपने सेट में मौजूद जितने सेंसर्स हैं उसमें मौजूद जो OS चल रहा है उसके अंदर उसका वर्जन्स क्या हैं, आपका जो प्रोसेसर है, आपकी जो रैम है, मॉडल क्या है इसका, कैपेसिटी क्या है इसकी, वो ईच ऑफ एवरीथिंग, कैमरे का मॉडल क्या है, कैमरा कितने पिक्सल का, ईच ऑफ एवरीथिंग आपको उसके अंदर शो करेगा। आप उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो इसके सेंसर्स हैं। यानी आप ये चेक कर सकते हैं आपके मोबाइल में मल्टीपल मैक्सिमम कितने सेंसर्स लगे हुए हैं। तो जितने सेंसर्स हैं समझ लें कि उतनी ही ज़्यादा डिवाइस आपकी पावरफुल है, उतने ही ज़्यादा उसके अंदर फीचर्स मौजूद हैं, उसको उतना वर्सेटाइल तौर पे यूज़ किया जा सकता है उसको। ये सेंसर हमारे पास इसके अंदर नॉर्मली इंकॉर्पोरेट किए गए हैं। जैसे गेम्स वगैरह खेलने के लिए आपने देखा है तो मूवेबल हैं, और इसी तरीके से मज़ीद बहुत से मैप के हैं, GPS वगैरह, और आप इसको गाइडो सेंसर्स वगैरह हैं। तो ये काफ़ी सेंसर इसके अंदर हैं। रोटेशन के लिए भी आपने देखा है इसको। तो मज़ीद एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जो डेवलपर किट है, SDK जिसे कहते हैं, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ये इसको समझाता चलूँ कि डेवलपमेंट टूल्स जो हैं, डिबगर हैं, मॉनिटर हैं, एडिटर्स हैं, लाइब्रेरीज़, हमारे पास कुछ मैप्स और वेरिएबल्स हैं, जैसे हम वॉचेस वगैरह की बात की थी, वेरिएबल्स, और वर्चुअल डिवाइसेस, एमुलेटर्स हैं, और डॉक्यूमेंटेशंस इसकी अवेलेबल है इसकी developers.android.com पे, और इसके सैम्पल कोड्स हैं। ये सारी बात करने का पर्पज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ ये जो मैंने सारी बातें की हैं इसको समझाता हूँ मैं आपको। डेवलपमेंट टूल्स के आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। किट का मतलब पूरा सूट किस्म का एक पूरी किट है। जैसे आप खेलने के लिए जाएं तो आपको स्पोर्ट्स किट रिक्वायर्ड होगी आपने, तो वो उस किट के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसी तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर किट है ना, इसके अंदर डेवलपमेंट टूल्स कि जी आपके एडिटर्स कौन से होंगे, आपके मॉनिटर्स इसके अंदर कौन से होंगे, और इसके डिबगर्स कौन से होंगे, इसके अंदर यूज़ की जाने वाली लाइब्रेरीज़ कौन कौन सी होंगी। फिर इसके लिए अगर आपने कोई वर्चुअल डिवाइसेस यूज़ करनी है, वो आगे जाके देखेंगे। अगर आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है तो ये वर्ड्स अभी सुन लें, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा वर्चुअल डिवाइस किसे कहा जाता है। एक वो डिवाइस है जो आपके पास एंड्रॉयड सेट है, वो फिजिकल डिवाइस है जो आपके पास मौजूद है। एक है आपके पास एंड्रॉयड नहीं है, और आपने ब्लू स्टैक वगैरह करके, आपने कोई और सॉफ्टवेयर वगैरह करके अपने PC के अंदर एंड्रॉयड को इंस्टॉल किया हुआ है, डेट इज़ कॉल्ड द वर्चुअल डिवाइस। वो हम इम्यूलेटर से करते हैं। और फिर इसकी डॉक्यूमेंटेशन का पता होना चाहिए कि हमने वर्किंग करनी कैसे। डॉक्यूमेंटेशन इज़ द बेसिकली द सेट ऑफ रूल्स जो कि आपको बताते हैं कि आपने इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। आपने नया TV लिया, आपने नई फ्रिज ली घर के लिए, तो जब आपने इसे ओपन किया उसके अंदर एक बुक निकलती है, वो बेसिकली उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें सारे यूजेज है। नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, मैट्रिक में जब आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर लिया तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेटर से ज़्यादा हैवी किस्म की एक बुक थी जिसको आपने अगर ओपन किया हो तो उसमें ईच ऑफ एवरीथिंग लिखा हुआ था कि अगर आपने फ़लाँ फार्मूला
लगाना है तो उसको इस तरीके से फ्लां की प्रेस करें, शिफ्ट प्रेस करके भी ये प्रेस करेंगे तो आपका ये वाला सिंबल ओपन हो जाएगा और ये फार्मूला आपका लग सकता है इसमें। तो इसी तरीके से इसके भी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है। बीइंग ए डेवलपर आपका जो सबसे फेवरेट जो पेज होना चाहिए ये अपनी उस लैंग्वेज का या अपने उस टेक्नोलॉजी की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। इसको पहले तसल्ली से पढ़ा जाए, इसको ओवरव्यू किया जाए, क्योंकि इसके साथ साथ ही आप डेवलपमेंट बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर लास्ट चीज़ आती है सैम्पल कोड। सैम्पल कोड बड़ा अहम काम है इसका। ये कोई मैं समझाता हूँ इसके अंदर सैम्पल कोड की बात क्या कर रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर आपने ईमेल सेंड करनी है, तो वो ईमेल आपने सेंड करनी है। अब ईमेल सेंड करने का जो कोड है वो सारे का सारा आप खुद से नहीं लिखेंगे, आप इसका सैम्पल कोड अवेलेबल है, आप उठाएंगे। किसी एक्टिविटी को बनाना है, किसी डिज़ाइन को बनाना है, बटन बनाना है, तो आपको मल्टीपल डिज़ाइन के बटन के सैम्पल कोड जो से ना वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। आप उन कोड को उठाएं, उठा कर कस्टमाइज़ करें, कस्टमाइज़ करके इसको फर्दर यूज़ करें। ये कोर्स प्योर आपका हाई लेवल कोर्स है। इट मींस कि ये C++ की तरह की नेचर का नहीं है कि आपने एक एक चीज़ को लगाना है, फिर उसकी जस्टिफिकेशन करनी है, फिर उसको देखना है कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे हो रही है। इसमें बहुत हाई लेवल टूल्स यूज़ हो रहे हैं, तो आपने जस्ट उसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखना है और यूटिलाइज़ करना है और कस्टमाइज़ करना है इसको, देन आपको सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकेंगे। इससे पहले C++ में डाटा स्ट्रक्चर्स में रिक्वायरमेंट ये नहीं होती थी कि आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। सॉफ्टवेयर जस्ट फॉर वार्म अप आपसे डेवलप करवाया जाता था, इसलिए डेवलप करवाया जाता था कि चलें आप बिजी रहें किसी असाइनमेंट के तौर पे ताकि आप इसको करवाएं। लेकिन एक्चुअल पर्पज़ उन सब्जेक्ट्स का ये होता था कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ सके कि एक्चुअली काम होता कैसे है। इस सब्जेक्ट में अब एज्यूम किया जाता है कि आपको डाटा स्ट्रक्चर क्लियर है, आता है, आपको सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं और हमने इसके अंदर एक्चुअली डेवलपमेंट करनी है। तो उस डेवलपमेंट के लिए आपने अब एक एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ जाना कि वो एक एक चीज़ को आपने निकाल के खोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो आपने इससे प्रीवियस सेमेस्टर्स में वो सारी चीज़ें देख के की हैं। अगर आपने उसके अंदर वैसी ही बिहेवियर रखा जैसे कि C++ या डाटा स्ट्रक्चर के अंदर था, तो फिर आपको हो सकता है कि वो स्पेसिफिक कोड की तो एक्चुअल प्योर समझ आ रहे और बड़ी अच्छी सी समझ आ रहे हो और आप उसके एज ऑफ एवरीथिंग उसके सारी हिस्ट्री पढ़ के सारा को समझ लें, लेकिन आप डेवलपमेंट में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट हमेशा रैपिड ही बेहतर लगती है और इसी तरीके से होती है। फिर उसी कोड को जब बार बार आप करेंगे तो कर के आपको वो कोड जो है ना, आपको ना तो याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको हाउ ना समझ आ जाएगी। अच्छा, वो लाइन ऑफ कोड जो आपके पिछली 10 दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, आप 11वीं दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, तो कई दफ़ा कुछ लाइंस आपको दोबारा नज़र आएंगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये काम किस तरीके से हो रहा है। तो ये कोई इलीगल नहीं है, ये फिनोमिना है। सॉफ्टवेयर हाउसेस में भी जैसे काम हो रहा है, जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो वो बुक्स बंद करके, इंटरनेट बंद करके, ये सारी चीज़ें बंद करके नहीं करते, वो ओपनली गूगल पे सर्च करके हेल्प लेके इन चीज़ों को डेवलप करते हैं। तो एक्चुअल जो पर्पस है इसको देखने का वो है हाउ नो करना आपका। खैर आगे चलते हैं। हमारे पास है कि जी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपने देखा बहुत सी एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल है। इसको आप अपने तौर पे भी अगर देखना चाहें तो आप विजिट अपने कर सकते हैं इसके अंदर। इसी तरीके से हमारे पास एंड्रॉयड स्टैक है, यहाँ से आपका थोड़ा टेक्निकल काम स्टार्ट हो रहा है। सबसे बॉटम लेयर के ऊपर ना हमारे पास लिनक्स है, लिनक्स कर्नल है, एक्चुअली लिनक्स का कर्नल है। उसके ऊपर हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर होगी हमारी, ठीक है, जो कि एक्सपोज करेगा डिवाइसेस को, कैपेबिलिटीज़ होंगी। या आप इसको नॉर्मली देखें तो ड्राइवर्स की बात कर लेते हैं, जो कि ड्राइवर्स होते हैं ना हार्डवेयर के, जो सेंसर लगा उसका एक एक ड्राइवर, इस तरीके से। फिर इससे ऊपर हमारे पास आ जाता है जी, हमारे पास नेटिव APIs वगैरह आ जाती हैं। C++ के अंदर बनी हुई लाइब्रेरीज़ इसके ऊपर वर्किंग कर रही होती हैं, और साथ ही एंड्रॉयड रन टाइम होता है। इसको मज़ीद देखते हैं, एंड्रॉयड रन टाइम नेटिव C++, ये ऑलरेडी बनी हुई लाइब्रेरीज़ हैं। और एंड्रॉयड रन टाइम सच लाइक स्मॉल कंपाइलर लगा लें इसको समझने के लिए कि ये जो रन टाइम है बेसिकली इसका कंपाइलर के तौर पे काम करता है। आपकी जो फाइल है जावा की, जो 2 नंबर पे यहाँ पे आ रहा है जावा API फ्रेमवर्क, तो जावा API फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि जावा की API को यूज़ करके जो आपने काम किया था, जो एप्लीकेशन बनाई थी, वो आपकी एप्लीकेशन बैक
बैकएंड के अंदर जो लाइब्रेरीज़ उन्होंने यूज़ की थी वो C या C++ नेटिव C++ में बनी होती हैं, और उन्होंने जो आगे जाकर कंपाइल होना उसको कंपाइल करने के लिए एंड्रॉयड रन टाइम की ज़रूरत पेश आएगी, और वो जब आगे कंपाइल आगे जाएगा उसका कोड तो वो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर के ऊपर जाएगा, और उसके बाद ड्राइवर्स होंगे तो वो एक्चुअली जो कंपाइल वो जो एक्चुअली एग्जीक्यूशन होगी वो लिनक्स कर्नल के ऊपर जाके होगी। फिर मैं ऊपर जाता हूँ वापस 2 के ऊपर, हमारे पास सिस्टम एप्लीकेशंस होती हैं, और ये तो बड़ा इजी सा है, जब आपने कोई एंड्रॉयड इंस्टॉल किया तो उसको सिस्टम एप्लीकेशन है, और आपने कुछ यूज़र एप्लीकेशन है जो आपने अपने पर्पज़ के लिए करके रखी हुई हैं। जैसे आप लोग अगर गेम्स खेलते हैं क्लैश ऑफ क्लैन, और या अगर आप लोग बड़ी फेमस आजकल गेम जो PUBG चल रही है वो खेल रहे हैं, तो आप सिस्टम एप्लीकेशन जैसे आपका एंड्रॉयड आया फ़ौरन ही आपने अपने यूज़र एप्लीकेशन करना स्टार्ट करें। माई डिवाइस जैसे मैंने आपको दिखाई, तो ये बेसिकली सिस्टम एंड यूज़र ऐप बेसिकली इसमें क्या है जी, इसमें कोई स्पेशल स्टैट्स नहीं होते, ये वो सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसको मैंने वन लाइन डिस्क्रिप्शन के अंदर समझा भी दिया है। सिस्टम ऐप्स बेसिकली वो होती हैं जैसे SMS सेंड करना, कॉल मिलाना, आपकी ये जो हैं ये सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, और ये सिस्टम की वो सिस्टम एप्लीकेशन है जो कि इसको यूज़ करती हैं। और फिर जावा API वगैरह आ जाती है, तो इसमें हायरार्की होती है, UI स्क्रीन्स होती हैं, नोटिफिकेशन मैनेजर होते हैं, लाइफ साइकिल होते हैं, एक्टिविटी मैनेजर के सारे नेविगेशंस वगैरह। इसी तरीके से एंड्रॉयड रन टाइम है, तो इसको भी मज़ीद देखते हैं आगे। थोड़ा सा आपको इसके अंदर बताया कि ये इंस्टेंस जितने भी हैं वो रन हो रहे थे एंड्रॉयड रन टाइम के ऊपर जो प्रोसेसेस हैं। फिर हम आगे जाते हैं जी, ये हमारे पास आता है स्टैंडर्ड इंटरफेसेस दैट एक्सपोजेस डिवाइस हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ एंड लाइब्रेरीज़, ठीक है, कैमरा ब्लूटूथ वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लिनक्स कर्नल, जिसके अंदर इसके ड्राइवर्स होंगे, सिक्योरिटी होगी, फीचर्स होंगे, थ्रेडिंग, लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट होगी। फिर हम फर्दर इसको ये प्रीवियस मैंने जो बहुत तेज़ी से चीज़ें आपके साथ की हैं ये इसीलिए तेज़ी से की हैं कि जस्ट मैंने ओवरव्यू करवाना था, और फिर आगे जाके इसकी डिटेल आएगी तो उसके ऊपर आपको समझाऊंगा इसको। ये है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। अब एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म ये भी हम देख रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको दिखाया एंड्रॉयड स्टैक का मतलब जस्ट ये था कि ये चंद एक चीज़ें हैं, ये इस तरीके से काम करते हैं। ये भी बेसिकली स्टैक ही कह लें इसको, ये भी स्टैक ही है एक किस्म, लेकिन इसको हम प्रॉपरली जो बोलते हैं प्लेटफॉर्म है। ये ज़रा मज़ीद इन डेप्थ आपको बताता हूँ। प्लेटफॉर्म क्या चीज़ है जी? प्लेटफॉर्म ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहे हों और एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो हमने ऐसे किया, सबसे बॉटम लेयर के ऊपर हमारे पास लिनक्स कर्नल है, उसके ऊपर डिवाइस ड्राइवर्स चल रहे होते हैं, और डिवाइस ड्राइवर्स के साथ ऊपर जो है नेटिव C++ लाइब्रेरीज़ होती हैं। कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ होती हैं जी? मीडिया होता है, ग्राफिक्स होता है, OpenGL होता है। OpenGL बेसिकली ओपन ग्राफिक लाइब्रेरी है। इससे पहले चल रही थी SGL चल रही थी, वो 2D को मेंटेन करती है, ये 3D को मेंटेन करती है। फ्री टाइप है, SQLite है, WebKit है। इसी तरीके से आगे इसके ऊपर जो वर्किंग होते हैं ये डेल्विक जावा वर्चुअल मशीन है, इसको DVM भी कहते हैं। जैसे जावा वर्चुअल मशीन थी, JVM था, यहाँ पे एंड्रॉयड में चलाने के लिए ये DVM यूज़ होगा, डेल्विक जावा वर्चुअल मशीन, क्योंकि जावा बेस्ड है ये, और इसका एक अपना मैकेनिज़्म है, उसके थ्रू ये चल रहा है। और ये 50% स्मॉलर और फास्टेस्ट होता है ये नॉर्मल JVM से, जो प्रोसेसर्स को चलाता है। फिर जावा APIs आ जाती हैं, एक्टिविटी व्यू, ग्राफिक विजेट्स, OpenGL, टेलीफोनी, मीडिया, स्पीच, नेट। अब ये सारी जो बातें आपसे कर रहा हूँ, ये जो सारे नाम है जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपने मोबाइल यूज़ करते हुए भी आपने फील की होंगी कि ग्राफिक्स का काम लैदा है, स्पीच वाली लाइब्रेरीज लैदा है, मीडिया को डील करने वाली चीज़ें लैदा हैं, विजिट्स लैदा चीज़ें हैं, ब्लूटूथ का मैकेनिज़्म लैदा है, लोकेशन को मैनेज करने की चीज़ें अलग से हैं, और डाटाबेस, यानी एक कितना एक सूट किस्म का ना बहुत बड़ी एक चीज़ें जो उसने एक ही जगह रख दी हैं, और आप इसको नॉर्मली जैसे मर्जी यूज़ करें। AWT, स्विंग जैसे आपने जावा के अंदर अगर देखा हो तो ग्राफिक्स के अंदर यूज़ किया जाता। तो इसके बाद ये APIs का जो एक क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा बर्डन है ना एक किस्म का, वो सारी इसके अंदर चीज़ें मौजूद। तो फिर इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके आपको जावा एप्लीकेशन बनाते हैं, और ये जो जावा एप्लीकेशन है बेसिकली एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो कि एक्चुअली लिनक्स कर्नल पर रन होती है। अब फिर आगे आते हैं जी एंड्रॉयड आर्किटेक्चर के ऊपर। प्लेटफॉर्म मैंने समझाया था ये जस्ट ओवरव्यू करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं।
आर्किटेक्चर क्या है, पहले इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। आर्किटेक्चर जनरली रेफर्स टू अ डिज़ाइन लेवल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन फॉर एन इंटायर सिस्टम। मतलब ये है कि ये डिज़ाइन लेवल एक स्ट्रक्चर की बात करेगा कि आपने उस स्ट्रक्चर में कैसे ऑर्गेनाइज़ किया चीज़ों को, कैसे आपने इनको इंटरलिंक किया है, और आप अपने एंड्रॉयड को बनाने लगे हैं तो आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कोई चीज़ बनानी है, तो बनाने से पहले आप उसके बारे में सोचेंगे। सोचने का जो मैकेनिज़्म है, सोचते हुए आप उसके लिए जो जो चीज़ लिखते हैं किसी कॉपी पे कि हाँ इसमें ये भी होना चाहिए और फ़लाँ चीज़ को उसके साथ अटैच करना चाहिए, तो ये इस तरीके से इसका, तो इसके मैंने मेजर जो है ना 5 चीज़ें इसके अंदर मेंशन की हैं। वही कि सबसे ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन हो, फिर एप्लीकेशन को चलाने के लिए एप्लीकेशन का कोई फ्रेमवर्क हो, और वो फ्रेमवर्क बैकएंड पे किसी लाइब्रेरी को यूज़ कर रहा होगा, तो वो लाइब्रेरीज़ जो हैं वो उसको अंडरस्टैंड करेंगी, आपके एंड्रॉयड रन टाइम अंडरस्टैंड करेगा, और एंड्रॉयड उसको अंडरस्टैंड करके ट्रांसफॉर्म तो कर देगा, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूशन होगी वो लिनक्स कर्नल के ऊपर होगी, वो प्ले करेगा, उसको चलाएगा। तो फिर हम इसको जाते हैं इन डेप्थ देखते हैं। ये एक्चुअल पिक्चर है जिसकी वजह से मैंने प्रीवियस इतनी स्लाइड्स बना के सिर्फ एक पिक्चर को क्लियर करने के लिए आपके साथ ये चीज़ें शेयर की हैं सारी। तो ये सारी चीज़ें जो उनसे आपके साथ शेयर करनी थी, उसके अंदर हम आपको सबसे पहले एप्लीकेशन है इजी वे से चलते हैं ताकि आपको चीज़ें जो से ना क्लियर हो सकें। एप्लीकेशन है जी, इसके बारे में आपको पता है, होम है, कॉन्टैक्ट्स हैं, फ़ोन है, ब्राउज़र है, और बहुत से आपकी एप्लीकेशन है। मतलब ये सिस्टम एप्लीकेशंस या यूज़र एप्लीकेशंस, डन हो गया, इसमें कोई इशू नहीं है। ये तो नॉर्मल वो चीज़ है जो देखते हैं हम रोज़ एंड्रॉयड के अंदर। फिर बात आती है जी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क की। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है जी, ये बाकी सारे ये अब एप्लीकेशन को मैनेज कर रहा होता है। जब मैनेज कर रहा है तो देखें अब इसके अंदर सब मॉड्यूल्स के नाम ही मैनेजर हैं। एक्टिविटी को मैनेज जो चीज़ें कर रही हैं उसका नाम रख दिया एक्टिविटी मैनेजर। विंडो को जो मैनेज कर रहा है उसका विंडो मैनेजर। ये सर्विसेज हैं मल्टीपल किस्म की, मल्टीपल किस्म मतलब कोड कंस्ट्रक्ट्स हैं अलग अलग जो अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट से कर रहे हैं। कोई ग्राफिकल तरीके से कर रहा है, जैसे पैकेज मैनेजर है वो पैकेजेस को डील कर रहा है। टेलीफोनी मैनेजर है, ये कॉल के आने जाने को प्रेफरेंस देगा कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर कॉल आ गई तो वो काम ख़त्म करके आपके कॉल को प्रेफरेंस देनी है इसने, क्योंकि मोबाइल का एक्चुअल पर्पज़ ही कॉल अटेंड करना है या SMS वगैरह के या नोटिफिकेशन को हैंडल करना है। तो इसी तरीके से रिसोर्स मैनेजर्स हैं कि आपके रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ करना है। अगर कोई एप्लीकेशन आपको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रही है, रैम को ऑक्यूपाई कर रही है, तो आपको कोई नोटिफिकेशन आ जाता है कि जी आपके ये रिसोर्सेज इतने ऑक्यूपाइड हैं, इसको फ्री करें। इसी तरीके से फिर हमारे पास व्यू सिस्टम आ जाता है, लोकेशन मैनेजर आ जाता है, नोटिफिकेशन जैम्प जो सा है या इसको XMPP सर्विस भी कहते हैं। इस तरह की ये जो सर्विस हैं ये हमारे पास एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के अंदर आ जाती हैं। ये एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के पास जब हमारे पास इतना काम हमारे पास आता है तो इसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं लाइब्रेरीज़ की तरफ। या लाइब्रेरीज़ और एंड्रॉयड रन टाइम को एक लेयर के अंदर रखा हुआ है और एंड्रॉयड रन टाइम को उसके अंदर बेसिकली इसलिए डील किया हुआ है कि ये सारी चीज़ें मिल के चलती हैं, इसमें जो हायरार्की चलती है। इसके अंदर अगर हम जाते हैं लाइब्रेरीज़ के अंदर तो सरफेस मैनेजर है। सरफेस मैनेजर बेसिकली आपके जो ग्राफिक्स है ना, जो स्क्रीन की सरफेस होती है ना, उसको मैनेज कर रहा होता है। ये उसको जो कंपोज किया जा रहा होता है उसको मैनेज कर रहा होता है। मीडिया फ्रेमवर्क क्या है? मीडिया फ्रेमवर्क आपका वर्किंग कर रहा होता है कि आपके जो मीडियाज़ हैं, जितने कैमरा है, वीडियो है, इन चीज़ों को कैसे डील करना है। SQLite जो है बेसिकली ये आपकी एक एम्बेडेड DB को मैनेज करता है। एम्बेडेड DB को देख रहा होता है कि आपकी एम्बेडेड DB इसके अंदर कैसे वर्किंग कर रही है। फिर हमारे पास वेब किट आती है। ये ओपन सोर्स ब्राउज़र इंजन है जो हेल्प करता है कि आपकी बहुत बेहतरीन काम करने के लिए किसी छोटी स्क्रीन के ऊपर ये वेब किट उसके लिए वर्किंग कर रही होती है। ये बेसिकली क्या है? वेब किट ओपन सोर्स ब्राउज़र इंजन है। फ्री टाइप बेसिकली यूज़ होता है टू रेंडर द फ़ॉन्ट्स। जितने भी फ़ॉन्ट हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, ये इसको डील करता है फ्री टाइप। और इसी तरीके से हमारे पास जो OpenGL है, जैसे मैंने बताया था OpenGL और SGL है, ये ग्राफिक लाइब्रेरीज़ हैं। और OpenGL 3D को 3D इमेज इंजन
को डील करता है, SGL 2D इमेज इंजन को डील करता है, और इसी तरीके से SSL है, सिक्योर सॉकेट लेयर है, इसी तरीके से और जो ये सारी चीज़ें हैं ये मिलके वर्किंग करती हैं। इसी तरह हमारे पास आता है जी एंड्रॉयड रन टाइम। एंड्रॉयड रन टाइम में ना दो मेजर चीज़ें हैं, एक है कोर लाइब्रेरीज़, ये एक कोर लाइब्रेरीज़ हैं। कोर लाइब्रेरीज़ का पर्पस क्या है, ये वो लाइब्रेरीज़ हैं जो जावा के अंदर लिखी जा चुकी थी, जावा लैंग्वेज की। आईओ हो गया, यूटिलिटीज़ हो गई, जो आप जैसे लगाते थे तो डॉट स्टैटिक लगा देते थे, तो java.io लगा देते थे, तो वो सारी जितनी भी कोर लाइब्रेरीज है ना वो सब को डील ये करता है कोर लाइब्रेरीज। और उसके बाद जो DVM है, ये जो DVM है ये बेसिकली बहुत कम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है आपकी, और बड़ा स्मॉलर किस्म का एक कंपाइलर समझ लो छोटा सा है। ये .dex बोल रहा हूँ ताकि आपको समझे, DEX फॉर्मेट की फ़ाइल को रन करता है। ये जो फ़ाइल है ये कैसे बनती है, ये इसको इस तरीके से चलाते हैं कि जो आपकी जावा की फ़ाइल्स आती हैं उसको ट्रांसफॉर्म करता है ये DEX के अंदर, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कर्नल के पास भेज देता है ताकि ये आपका जो है परफॉर्म हो सके। और आपकी हर एक चीज़ जो चल रही होती है वो डायरेक्टली लिनक्स सर्वर के ऊपर चल रही होती है विद द हेल्प ऑफ DVM के अकॉर्डिंगली। फिर सबसे बॉटम लेयर के ऊपर हमारे पास आता है लिनक्स कर्नल। लिनक्स कर्नल हमारे पास क्या करता है काम जी, लिनक्स कर्नल हर तरह के ड्राइवर्स आपको प्रोवाइड करेगा, और उसके साथ साथ जैसे डिस्प्ले का, USB का, कैमरा, कीपैड, ब्लूटूथ, वाईफाई, ऑडियो, फ्लैश मेमोरी, पावर मैनेजमेंट को भी डील करता है ये, ठीक है। और इसके साथ ये बाइंडर ड्राइवर को डील करता है। बाइंडर जो है ये बाइंडर के साथ लिखा हुआ है IPC। IPC स्टैंड्स फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मतलब ये कि जो इसके अपने इंटरनल प्रोसेसेस हैं उनके आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा करना है इन सर्विसेज ने आपस में। तो ये बेसिकली हुआ ये था कि इसने ये इंस्पायर्ड थे ओपन बाइंडर के। ये आप अगर गूगल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इसको मज़ीद डिटेल में। ये वैसे बता रहा हूँ आपको कि ये ओपन बाइंडर जिन लोगों ने बनाया था, तो ये उस बंदे का नाम था डैनी हैकबोर्न। तो उसने इसको जब बनाया था तो ओपन बाइंडर को, तो उनको गूगल ने हायर किया था 2006 या 2007 के दौरान इस बंदे को हायर किया था। उसको ये ड्यूटी दी थी कि आपने जो ओपन बाइंडर के अंदर जो आर्किटेक्चर के अंदर ये डिफ़ाइन किया है कि कैसे जो है इंटर प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन हो सकती है, हमें एंड्रॉयड के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसने गूगल ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे बाइंडर ड्राइवर बनाया था, IPC इसने बनाया था, जो कि इनके आपस में वर्किंग करवा रहा होता है। तो फर्दर फिर हमारे पास इसके वर्जन्स आ जाते हैं। ये आपको आइडिया होगा कि ओल्ड वर्जन्स हैं, कुछ वर्जन्स मैंने स्किप किए हैं इसके अंदर, ठीक है, इससे पहले भी जो वर्जन्स थे, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट वर्जन्स आते गए, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बिन, किटकैट, लॉलीपॉप वगैरह। इस तरीके से न्यू एंड्रॉयड वर्जन जो है वो पाई चल रहा है, आज का 9.0 चल रहा है, ये इसकी एवोल्यूशन थी। इसी तरीके से जो एंड्रॉयड के लिए चैलेंजेस हैं वो क्या है जी, मल्टीपल स्क्रीन साइज़ हैं, इसके रेजोल्यूशंस हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इसका कि आप एप्लीकेशन ऐसी बनाएं जो कि हर रेजोल्यूशन के ऊपर फिट बैठ जाए। छोटी बनाएंगे तो दूसरे में एक्सट्रैक्ट ना हो जाए, बड़ी बना देंगे तो छोटी में कैसे व्यू होगा, उसका परफॉर्मेंस इसकी कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। अब हर डिवाइस का हार्डवेयर डिफरेंट है ना, तो आप इसकी परफॉर्मेंस को कैसे कर सकते हैं। आप बनाते हैं बहुत हैवी किस्म की वो कोई एप्लीकेशन, अब वो चले ही उसके ऊपर जिसके अंदर जनाब 4 से ज़्यादा GB की रैम लगी हो, तो बाकी डिवाइस क्या करेंगी। सिक्योरिटी आपकी बेहतर हो कि डिफरेंट टाइप में इसको इंस्टॉल करना, तो सिक्योरिटी का जो है वो उसको देखा जा सके। इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इंकोडिंग, डिकोडिंग, इन सारी चीज़ों को देखा हुआ है कि नहीं। और कंपैटिबिलिटी बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत ही बड़ा इशू है इसके अंदर। कंपैटिबिलिटी जो सा है कि जब आप इसको तो वर्किंग करते हैं तो एप्लीकेशन डेवलप करना वर्किंग मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा काम है। हाँ, उसको कंपैटिबिलिटी देखना कि जो पुराना प्लेटफॉर्म था और अब है इसके अंदर क्या फ़र्क है, और इसको दोनों को तीनों को साथ लेके चलना,
तो ये बड़ी चीज़ है। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन बनाई और आप चाहते हैं मेरी एप्लीकेशन अब फटाफट फेमस हो जाए, मैं इससे बिज़नेस करूँ और अर्न करूँ इससे, तो अगर आप इसको देखते हैं जी सबसे लेटेस्ट एंड्रॉयड कौन सा चल रहा है, आप कहते हैं जी लेटेस्ट वर्जन का पाई चल रहा है, आपने पाई के लिए बना दिया। अभी ये सिर्फ वही कम्युनिटी यूज़ कर सकते हैं जिनके पास पाई है। इसके अलावा बाकी जिनके पास इसके ओल्डर वर्जन है वो बंदे आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ही नहीं सकेंगे। जब वो कर नहीं सकेंगे आपके जो एप्लीकेशन है वो इतनी फेमस हो भी नहीं सकेगी। मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर रोल प्ले कर रही है इसकी। और इसी तरीके से ऐप बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इसके, कि हम इसके अंदर कैसे वर्किंग करते हैं, रिसोर्सेज, कंपोनेंट्स, मैनिफेस्ट और बिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, ये जो हैं ये फाइल्स आगे आपको जब चलाऊँगा तो इसको ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इसके मैनिफेस्ट फाइल के अंदर वर्किंग करते हैं, कैसे इसकी इंफॉर्मेशन को एडिट करते हैं, बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, ग्रेडल कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स होती हैं इसके अंदर कैसे चलेंगी, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से एक्टिविटी सर्विसेज हेल्पर क्लासेस जो से जावा कोड के अंदर वर्किंग की जा रही होती है कैसे चलता है। फिर वही क्वेश्चन आता है जी वाई एंड्रॉयड, कि सर आप हमें एंड्रॉयड के ऊपर आ रहे हैं, iOS की तरफ क्यों मूव नहीं किया हमने फ़लाँ चीज़ के ऊपर क्यों नहीं मूव किया। तो अगर देखें तो ये ओपन सोर्स है और इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, इसके सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसकी मार्केट बहुत बड़ी है, इसका जो इंटीग्रेशन है वो बड़ी इजी है और इसकी कॉस्ट बड़ी कम है और इसकी सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा है और रिच डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है इसका। और आपका हाई लेवल जो है वो इसकी प्रोग्रामिंग यूज़ हुई है और आप इसके साथ साथ इसके अंदर इसके सैम्पल कोड्स के बड़ी हेल्प मिलती है इसके साथ। मेरा ख्याल है कि एंड्रॉयड की तरफ कन्विंस करने के लिए ना शायद मेरे सारा लेक्चर शायद काम ना आ सके अगर ये लाइन इस जो स्टीव ने कही थी, जो कि एप्पल में को फाउंडर था, इसने ये लाइन कही थी कि एप्पल शुड मेक एन एंड्रॉयड फ़ोन। तो मेरा ख्याल है इससे आगे भी कुछ रह नहीं जाता बताने वाला कि वाई वी आर वर्किंग ऑन एंड्रॉयड। तो ठीक है जी, ट्रेंड जिस तरफ चल रहा है हम ऐसे ट्रेंड को फॉलो करें जो रिलायबल है। ये बात मैं इसलिए रिलायबल का वर्ड यूज़ किया कि मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेंड को ही फॉलो किया जाए, मैं कह रहा हूँ रिलायबल ट्रेंड को फॉलो करें और वैल्यूएबल ट्रेंड को फॉलो करें जो कि बेनिफिशियल भी हो आगे जाके हमारे पास। तो ये ग्रीन कलर देखें कहाँ जा रहा है और ये ब्राउन सा कलर कहाँ पे है। तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा कैप्चर की थी एंड्रॉयड ने। तो जो इवॉल्विंग ट्रेंड्स हैं, अब आप देखें कि एंड्रॉयड सिर्फ अब हैंडसेट में नहीं रह गया, ये वियरेबल्स में भी आ चुका हुआ है। स्मार्ट वॉच, इस तरह की कितनी वॉचेस आ चुकी हैं कि जो आपके स्टेप काउंट किए जाते हैं, आपकी हेल्थ के लिए हो रहा है। बहुत सी मेडिकल डिवाइसेस अब ऐसी आई हैं जो एंड्रॉयड को यूज़ कर रही हैं। इसी तरीके से एंड्रॉयड टीवी स्मार्ट टीवी के नाम से बहुत फेमस हो चुका है, इसके अंदर काफ़ी वर्किंग आई है और लोग इसे ज़्यादा फेमिलियर हैं, इसको यूज़ करते हैं। फिर एंड्रॉयड जो है हमारे पास ऑटो है, मतलब ये है जो कार्स के अंदर यूज़ हो रहा है और इस तरह आगे बहुत सी चीज़ें आती जाएंगी। लेकिन ये सारा काम करने से पहले जो आज सारी बातें की, अब वापस आते हैं अपने मोटिव की तरफ कि क्यों की। ये तो समझ लें कि एंड्रॉयड की जो जितनी बातें मैं कर रहा था, एक्चुअल जो अब आपका करने वाला काम है इस वीकेंड के ऊपर, इसमें आपने ये करना ये है कि अपने जो जावा में जो चीज़ें पढ़ी थी आपने इसको रिवाइज़ करना है एक दफ़ा। क्या क्या चीज़ें रिवाइज़ करनी है मैंने सारा आपको एक लिस्ट बना के यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। आपने जैसे इसको अच्छे से रिवाइज़ करना है, गूगल से करें, जैसे मर्ज़ी करें, अपने नोट से करें इसको, ताकि हम जब आगे वर्किंग करें तो हमने इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज़ करना है, ना कि हमने इनको अंडरस्टैंड करना है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि इस चीज़ों को हमने पढ़ना नहीं है, यूज़ करना है। तो अगली जो डेवलपमेंट है इन पे डिपेंडेंट है, तो ये डिपेंड कर रहा है हमारा सारा काम इस पर। तो इसके पास इसके लिए आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। उसके लिए मैंने आपको ये कुछ लिंक्स दिए हैं, ये आपका लिनक्स और विंडोज़ के लिए। तो आप इसको एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करें। बहुत इजी सा सेटअप है, मुझे नहीं बेहतर लगा कि मैं इसको इंस्टॉल करके बताऊं। और ये चीज़ें जो सी है ना, ये बड़ी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट खुद जब अपने हाथ से करता है तो ही उसको समझ आती हैं। आपको डिफ़िकल्टी आए, मोस्ट वेलकम, आप क्वेश्चन करें, आपको उसको एंटरटेन करेंगे। इसके बाद आ जाता है जी यही क्वेश्चन कि जी हम एंड्रॉयड जावा में करेंगे, कॉटलिन में करेंगे। मैंने एक बड़ा स्पेसिफिक किस्म का जो है इसका जो डिफरेंस है वो शेयर किया है इस लिंक के थ्रू। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि जी जो कॉटलिन है ये 2017 में
आया था, गूगल ने अनाउंस किया था इसको, और न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे। गूगल एक जाइंट है, ये मिट्टी को भी हाथ लगा देता तो वो मिट्टी सोने की तरह बन जाती है। तो इसने इस लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे फ़ीचर्स इंकॉर्पोरेट किए जो कि जावा उसको नहीं कर सकती। तो लेकिन ये लैंग्वेज स्पेशली डिज़ाइन की गई एंड्रॉयड के लिए। लेकिन जब हम जावा पे काम कर रहे हैं तो जावा में हम लिमिटाइज नहीं है कि सिर्फ एंड्रॉयड ही कर सकते हैं। हम अगर जावा आती है तो जावा, मेरी नज़र में जावा बड़ी ही रिलायबल किस्म की और ट्रेंडिंग लैंग्वेज है, जबकि कॉटलिन ओनली ट्रेंडिंग लैंग्वेज है। ये आज ट्रेंड है, कल ट्रेंड है, इसका साल 2 साल तक ट्रेंड है। तो जैसा आपने शायद सुना हो, कुछ साल पहले वर्डप्रेस का ट्रेंड था, बहुत ज़्यादा था जी, वो फिर उसके बाद इससे पहले जुमला का था बहुत ज़्यादा। तो अब आजकल पाइथन का बड़ा ट्रेंड है। तो हालांकि बड़ी ओल्ड लैंग्वेज है ये। तो ये पाइथन तब आई थी जब जावा आई थी, और जावा ने पहले मार्केट कैप्चर कर लिया, और पाइथन ने अब आके की है मशीन लर्निंग को इस तरीके से सारी चीज़ें। तो खैर इसे पढ़िएगा, ठीक है। इंशाल्लाह हमारा जो ये कोर्स होगा ये जावा के ऊपर ही चलेगा इंशाल्लाह। तो हम एक ही लैंग्वेज को लेकर चलेंगे। जावा हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो देन हमारे जो कुछ लेक्चर बचेंगे या नहीं भी बचेंगे, मैं कोशिश करूँगा आपको कोई एक आधा कॉटलिन को ऊपर दे दूँ, लेकिन कॉटलिन को हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ जावा को ही यूज़ करेंगे। अगर मैं कॉटलिन को यूज़ करूँगा तो क्वेश्चन फिर यही आएगा कि सर जावा को यूज़ क्यों नहीं कर रहे। तो इसलिए सिर्फ आपके कमेंट्स की वजह से रूट चेंज नहीं हो सकता। तो जो मैं बेहतर समझता हूँ आप लोगों के फ्यूचर के लिए वो जावा ही है, क्योंकि नेटसोल जावा पे काम कर रहा है और बहुत से सिस्टम लिमिटेड जावा पे काम कर रहा है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी हैं। आप जावा के अंदर एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने के बावजूद भी अगर जावा की कोई और जॉब भी होगी उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, तो आपके कैरियर के लिए भी बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, जो काम दिया है उसको अच्छे से करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, हमारी गैप से मदद फरमाएं। आमीन। अल्लाह हाफिज़।